बिहार चुनाव की खबर पर फिर लगी न्यूज 18 की मुहर। चुनाव आयोग में जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, उनकी तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि चुनाव बिहार में तय समय पर ही होने जा रहे हैं। गाइडलाइन आज जारी होने की हमने दिखाई थी खबर। एक विस्तृत गाइडलाइन जो कि संभवतः शायद आज के दिन ही जारी हो जाए। 6 घंटे बाद ही चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन। एक बार फिर सच निकली चुनाव से जुड़ी हमारी खबर। न्यूज 18 की बातों पर चुनाव आयोग ने लगाई मुहर। क्योंकि चुनाव का मतलब है न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव के दौरान क्या क्या करना होगा, जानते हैं गाइडलाइन की 20 बड़ी बातें। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। चुनाव के दौरान बड़े हॉल में कराया जाएगा मतदान, ये बातें कही गई है। सभी बूथों पर रखे जाएंगे साबुन और सैनिटाइजर। बूथ पर सभी लोगों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। साथ ही सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा, ग्लव्स पहनना भी जरूरी होगा। वोटिंग करना होगा, बूथ पर ही ग्लव्स मुहैया कराया जाएगा। ग्लव्स पहनकर वोटिंग करना जरूरी होगा और इसको लेकर के बूथ पर ही ग्लव्स मुहैया कराए जाएंगे। और 8वीं बड़ी बातें हैं कि ऑनलाइन दाखिल होगा नामांकन। अब नामांकन सीधा ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा की जाएगी। इतना ही नहीं, विधानसभा क्षेत्रवार हेल्थ नोडल अफसर होगा जो हेल्थ चेकिंग करेगा, स्क्रीनिंग करेगा। चुनाव में अधिक संख्या में गाड़ियां लगाई जाएंगी। साथ ही साथ कोरोना पीड़ितों के लिए अलग से वोटिंग का इंतजाम किया जाएगा। कोरोना संक्रमितों के लिए बैलेट पेपर की सुविधा रहेगी और वो बैलेट पेपर से ही मतदान करेंगे। अधिक बुखार होने पर आखिरी में वोटिंग का मौका उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वोटिंग के लिए टोकन मिलेगा। ग्लव्स पहनकर वोटिंग करना होगा और बूथ पर ही ग्लव्स वहां पर मिलेगा। सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी बातें हैं। मतगणना हॉल में 7 से अधिक डेस्क नहीं होंगे। 7 ही लोग मतगणना हॉल में होंगे। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में होगी। साथ ही साथ अनुमति के बाद ही पब्लिक मीटिंग और रोड शो का आयोजन किया जाएगा। उधर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस जारी होने के बाद बिहार की राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी सुनिए। निश्चित रूप से हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो करेगा और हम लोग तो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस तरह के गाइडलाइंस के साथ ही चुनाव हो पाएगा, जिसमें सबकी सुरक्षा की भी गारंटी हो और साथ साथ जो लोग सुरक्षाकर्मी से लेकर के चुनाव के जो पदाधिकारी हैं, जो चुनाव में जो लगे हुए लोग हैं, उम्मीदवार हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबकी सुरक्षा हो सके। ये सब तो एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन कमीशन इस तरह के गाइडलाइंस जारी करेगा। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उसका हम स्वागत करते हैं और हम सब पॉलिटिकल पार्टी वो सब उनके निर्देश को फॉलो करेंगे। एक बात जो मुझे लग रही है, तो उन्होंने कहा कि बड़े हॉल में मतदान होगा। तो गाँवों में बड़ा हॉल खोजने में इलेक्शन कमीशन को समस्या आएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने जिला के पदाधिकारी जो कि रिटर्निंग अफसर होते हैं उनसे बात करके ही इस तरह के चीज़ों को उन्होंने तय किया होगा। पर अगर इलेक्शन जिस ढंग से तैयारी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि यह गाइडलाइन सर्वथा उचित है। देखिए, पहला तो बात मैं ये कह दूँ कि चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइन देगा और जो भी देता है उसका पालन करना सभी राजनीतिक दल, सभी उम्मीदवार और सभी लोगों का ये दायित्व बनता है। जो भी गाइडलाइन होगा उसको पूरा करना, उसका निर्वाह करना, उसका प्रति आस्था व्यक्त करना, ये हम सबका दायित्व है। हम लोग उसका पालन करेंगे। दूसरी बात ये है, इस कोरोना काल में हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव कराना वो एक खतरा का संकेत है। लेकिन जब गाइडलाइन आया है
हम उसका पालन करेंगे। अब जरा इस खबर को समझिए। दरअसल बिहार में चुनाव तय हो गई है और गाइडलाइंस जारी कर चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है। कोरोना के बीच ही बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। 29 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। 29 नवंबर से पहले चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। उधर चुनाव नजदीक है तो सियासी बयानबाजी भी जारी है। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय पर जोरदार हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा कि चंद्रिका राय से कहीं भी फरिया लेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें फरियाना है तो आकर फरिया ले। चंद्रिका राय कल ही जेडीयू में शामिल हुए हैं। ससुर चंद्रिका राय के साथ तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी के ऊपर भी जुबानी हमला बोला। ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि जिसको जहां से लड़ना है चुनाव लड़े, उन्हें किसी से मतलब नहीं। चंद्रिका राय कल तेज प्रताप जी ज्वाइन कर लिए हैं जदयू। आपके बारे में काफी भला बुरा उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई पार्टी क्यों नहीं करती है? पहली बात की पर्सनल मैटर है तो इस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और कोर्ट से मनाई है कि उस पर नहीं बोलना है। लेकिन पार्टी तोड़ दी है वो। अब पार्टी उनके तोड़ने से थोड़ी ना पार्टी टूट जाता है। हमारा तो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में आके फरिया है। पार्टी तोड़ रहे हैं, 3 विधायकों को लेके गए, बोले कि पूरी पार्टी खाली कर देंगे। उनका कोई हैसियत ही नहीं है, वो पार्टी कैसे खाली कर देंगे? उनका कोई हैसियत है, कोई वजूद है? जनता उनको थोड़े चाहता है, जनता तो लालू जी को चाहता है। उनके जदयू में जाने से कुछ फायदा होगा जदयू को? कोई फायदा नहीं है। जेडीयू के कितने विधायक हमारे संपर्क में ट्वीट करके हमारे पास आने वाले हैं। 4-5 दिन में हम आपको न्यूज़ देंगे। चंद्रिका राय की नाराजगी तेज प्रताप यादव से है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ में चुनाव में आदमी नेता उतारा, उम्मीदवार उतारना उतार ले। कौन चंद्रिका राय कौन फंद्रिका राय, उससे हमको क्या मतलब है? उनका कोई हैसियत औकात है क्या हमारे सामने खड़ा होने का? उनको औकात है तो आइए हमारे गेट पे फरिया लेते हैं। औकात है, उनका औकात है चंद्रिका राय को, औकात है तो फरियाएं आगे। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय भी चुनाव लड़ सकती हैं। अरे जिसको लड़ना है लड़े, वो लोग से हमको क्या लेना देना? हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, उसी समय हमारा संबंध खत्म हो गया था। लेकिन चुनाव में हर एक तरीके से कमजोर हैं, सारे सबूत हमारे पास हैं। वो तो नारी है तो नारी का हमने सम्मान करने का काम किया। मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं दिखाने के लिए। अब जरा खबर को समझिए। लालू के समधी चंद्रिका राय अब नीतीश के साथ हैं। ऐसे में चंद्रिका राय ने ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। मुमकिन है कि ऐश्वर्या अहम सीट से ही दांव आजमा सकती है। आरजेडी ने भी ऐश्वर्या की बहन को आरजेडी में ज्वाइन कराया है। 2 महीने पहले डॉक्टर करिश्मा को आरजेडी में शामिल कराया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता अपने बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई दिग्गज नेता अपनी जगह बेटे को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता अपने बेटों को सियासत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें सदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह और अशोक राम सहित कई नेताओं के नाम हैं। दबी जुबान में कांग्रेस पार्टी इसे गलत भी नहीं मानती है। आरजेडी को भी वंशवाद से कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते कि राजनीति में आने वाला व्यक्ति काबिल हो। कांग्रेस पार्टी में कोई नौजवान अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये निर्णय कौन चुनाव लड़ेगा, किस सीट से लड़ेगा, उम्मीदवार कैसा होगा, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। राजनीति में सेवा भाव से अगर कोई भी आता है, चाहे उनके पिताजी राजनीति में क्यों ना हो, उनको आना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए, देश सेवा समाज सेवा के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा अपने बेटों को टिकट दिलाने के मुद्दे पर जेडीयू ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि वंशवाद को बढ़ाने में कांग्रेस का इतिहास रहा है। धीरे धीरे ये बीमारी फिर समाजवादी पार्टियों में भी फैल गई। हालांकि सियासत के जानकार कहते हैं कि वंशवाद से अब कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। कांग्रेस से अलग तरीके के व्यवहार की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। अगर उनके नेता अपने पुत्रों के लिए सीट मांग रहे हैं तो इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का
चाल चरित्र, चेहरा और उनकी संस्कृति दरअसल यही है। यह परिवारवाद कहने कहाने की चीज हो गई है। सिर्फ खाना पूर्ति है कहने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, वोटरों को समझाने के लिए, लेकिन अंततः आप देखेंगे कि सारे दल में जो है सो यही स्थिति है जिस तरह की कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत में है। वंशवाद को बढ़ावा देने का सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है, लेकिन आज की तारीख में सियासत की ये बीमारी सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में फैल चुकी है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आलाकमान इन नेताओं की इच्छा को पूरी करती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। सियासत के बाद बात पानी के प्रहार की। जी हां, मुजफ्फरपुर के अलावा पिछले 24 घंटे में 3 नाव हादसे हो चुके हैं। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां सारण बांध की मरम्मती के दौरान बड़ी नाव नदी की तेज धारा में डूब गई। गनीमत ये रही कि मजदूरों को संभालने का थोड़ा मौका मिला और वो नाव से बाहर आ गए। दूसरी तस्वीर छपरा की है, जहां बाढ़ के पानी में नाव पलट गई। नाव पर 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। 2 लोग अभी भी लापता हैं। तीसरी तस्वीर कटिहार की है, जहां कल भवानीपुर दियारा के पास नाव डूब गई। 6 लोग किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन 3 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। आज 3 लापता बच्चों का शव गोताखोरों की मदद से निकाला गया। अब एक ऐसी खबर जो आपको सावधान करती है। जी हां, खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में मस्जिद हार में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक मौत में बह गया। दरअसल तमाशबीन बने लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। विचलित करने वाली ये तस्वीर खड़के नदी की है, जहां 2 युवक सेल्फी लेने के लिए नदी में उतरे थे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और नदी में जा गिरा। इसके पहले कि उसके साथी उसे संभालते वो तेज धार में बहने लगा। हालांकि नदी किनारे मौजूद मछुआरों ने बहते युवक को बचाने की कुछ हद तक प्रयास किए, लेकिन नदी की धार इतनी तेज थी कि मछुआरों की हिम्मत जवाब दे गई। नदी में डूब रहा युवक बार बार बचाने के लिए आवाज लगाता रहा, लेकिन लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाए और देखते ही देखते नदी में समा गया ये शख्स। कि इधर से एक लड़का भाग के जा रहा था कि बचाओ बचाओ बोल के, पर हम लोग कैसे बचा सकता? हम लोग तो लेडीज, हम लोग उधर जा नहीं सकता और इधर कोई लड़का भी नहीं है, वो सीधा भाग के चलेगी। तो लड़का आया और हाथ को ऊपर करके बोला कि बचाओ बचाओ बोल के, तो उधर दहा के चल गया। उधर तैरने आता है थोड़ा थोड़ा, पर उतना कि लहर की वजह से वो बच नहीं पाया, तो पुलिया के अंदर तक चल गया। तो इस तस्वीर को देखने के बाद सावधान रहने की जरूरत है। जरा खबर को समझिए। भारत की जनसंख्या 137 करोड़ है। भारत में 122 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और सर्वे के मुताबिक युवा वर्ग 10 से ज्यादा घंटे मोबाइल पर बिताते हैं। सेल्फी का क्रेज अब पैशन तक पहुंच चुका है। सेल्फी के लिए जिंदगी दांव पर लगाना मूर्खता है। मुजफ्फरपुर में गुजरने वाली सभी नदियों का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। हर काम के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और लोग ओवरलोड नाव पर सवार होकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कई इलाकों में कम्युनिटी किचन बंद है और लोगों की शिकायत है कि जो अनाज दिया जा रहा है वो कम है। साथ ही पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। इस बारे में ज्यादा बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुधीर कुमार। रानी नदी का जलस्तर भी कम हुआ है। इसकी वजह से कई इलाकों में जो पूर्व से पानी फैल गया था वह कुछ घटा है, लेकिन आज भी जिले के लगभग 13 प्रखंडों की 15 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बहुत सारे लोग जो बाहर निकले थे अपने घरों में पानी घुस जाने की वजह से, वे अपने अपने घरों में लौटे हैं, लेकिन अभी भी लाखों की आबादी सड़क पर है। अभी भी हजारों झोपड़ियाँ जो है वो सड़क पर बनी हुई है और जिन इलाकों में पानी घटने लगा है वहाँ रास्ते की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि बाढ़ ने जिस तरीके से रास्तों को खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है, उससे आना जाना कठिन हुआ है। तो ऐसी दशा में अभी भी नाव लोगों का सहारा बन रहा है। पशुओं का चारा एक बड़ा सवाल बन रहा है। आज पशु चारा लाने जा रही है एक नाव में उलट जाने की वजह से एक
बूढ़ी महिला की मौत हो गई है। एक का शव अभी भी खोजा जा रहा है, उसमें 10 लोग सवार थे, सौभाग्य से 8 लोग निकल गए। बाढ़ का पानी भले ही कम गया हो, लेकिन अभी उसकी विभीषिका पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी पानी जो है वह बरकरार है और लोगों की ज़िंदगी अभी भी तबाही उनकी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो जनजीवन है वह सामान्य नहीं हुआ है। पशुओं के लिए उनकी व्यवस्था अभी ठीक नहीं हुई है। तो ये ताज़ा हालात हैं मुजफ्फरपुर में बाढ़ के। और ये जो नाव है ज़रा क्लोजअप करके दिखाएंगे कि तेज़ हवा की वजह से किस तरीके से उसमें उफान आ रहा है। हालांकि नाविक उसको संभाले हुए हैं, तो नावों पर ओवरलोड भी होता है। एक दूसरी नाव ज़रा हम दिखाएंगे दूसरी तरफ की, देखिए इन नावों पर क्षमता से अधिक लोग बैठ रहे हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं है। नाव में पानी भी घुसता है, नाव क्षतिग्रस्त है और उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो ज़िंदगी की परेशानी ख़त्म अभी नहीं हुई है। बाढ़ यहाँ अभी भी उसका तबाही बरकरार है, लेकिन जल का स्तर घटने की वजह से जो बाढ़ की विभीषिका है, जो पिछले दिनों जिस तरीके से देखी जा रही थी, काफ़ी प्रकोप था उसका, वो कुछ कम हुआ है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।